Good morning, students. Welcome to you online class. Today we read very interesting topic जुडिशरी। मतलब हम लोग आज न्यायपालिका, जिसको बोलते हैं कोर्ट, अदालत, न्याय पाने के लिए लोग जगह जगह भटकते रहते हैं। ऐसा टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि अगर कहीं पे कोई गलत काम हो रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो हम लोग क्या क्या वर्क कर सकते हैं। जुडिशरी जजेस से रिलेटेड है, कोर्ट्स से रिलेटेड है। कितने टाइप्स की कोर्ट होती हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं, किस लेवल की कौन सी कोर्ट होती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, जिसका नाम भी है जुडिशरी। चैप्टर 5 जुडिशरी। लेट्स स्टार्ट। A glance at the newspaper provides you a glimpse of the range of work done by the courts in this country. आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो अक्सर अपने कंट्री की जो कोर्ट्स हैं उनके कामों की झलक आपको देखने को मिलती रहती है। ग्लांस मतलब देखने को मिलती रहती है, और ग्लिम्प्स कामों की झलक, ग्लिम्स ऑफ रेंज ऑफ वर्क मतलब कामों की झलक। बट कैन यू थिंक ऑफ वाई वी नीड दीज कोर्ट्स। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि हमें कोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एज हैव रीड इन यूनिट 2 इन इंडिया वी हैव द रूल ऑफ लॉ। आप अपनी यूनिट 2 में पढ़ चुके हैं कि हमारे इंडिया में कानून का शासन चलता है। व्हाट दिस मीन्स इज़ डैट लॉ अप्लाई equally to all persons and that a certain set of fixed procedures need to be followed when a law is violated। और इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कानून जो है वो सभी लोगों पे समान रूप से लागू है, और अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसमें एक निश्चित तरीके की प्रक्रिया, निश्चित प्रोसेस को अपनाया जाता है। To enforce this rule of law, we have a judicial system that consists of the mechanism of courts that a citizen can approach when a law is violated. To enforce this law मतलब कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय की व्यवस्था है, और जब भी कोई मतलब इस तरीके की व्यवस्था है जिसमें बहुत सारी अदालतें हैं, कोर्ट्स हैं, जहां लोग न्याय पाने के लिए जाते हैं अगर उनके साथ कोई भी उल्लंघन का काम हो रहा होता है। एज एन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट द जुडिशरी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। सरकार का एक अंग होने, ऑर्गन मीन्स अंग होने के, उससे जुडिशरी मतलब न्यायपालिका जो है वो हमारी डेमोक्रेसी की सारी व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए अपना एक क्रूशियल रोल, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट कैन प्ले दिस रोल ओनली बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट, और ये अपना काम इसलिए कर पाती है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। व्हाट डज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब होता है। इन देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द कोर्ट इन योर एरिया एंड द सुप्रीम कोर्ट इन न्यू दिल्ली। क्या आपके आसपास की कोई कोर्ट है और न्यू दिल्ली की कोर्ट के बीच में कोई रिलेशन है। इन दिस चैप्टर you will find आंसर टू दीज क्वेश्चंस, और इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर हम इस चैप्टर में देखेंगे। और ये देखिए, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट है जो कि न्यू दिल्ली में है। आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का क्या रोल है। कोर्ट टेक डिसीजंस ऑन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इशूज़। कोर्ट बहुत सारे मुद्दों पे अपने डिसीजन सुनाती हैं। दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट अ स्टूडेंट, और अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स बिटवीन स्टेट्स, और दे कैन पनिश पीपल
for particular crimes. Broadly speaking, the work that the judiciary does can be divided into the following. वो ये भी तय कर सकती हैं कि कोई टीचर स्टूडेंट्स को नहीं पीटेगा, राज्यों की स्टेट्स के बीच नदियों के पानी का बंटवारा होता है कि अगर कोई नदी है 2 स्टेट्स के बीच से निकलती है तो दोनों स्टेट के बीच कैसे क्या पानी का जो बंटवारा किया जाता है उस बारे में वो अपना डिसीजन दे सकती हैं। वो किसी भी अपराध के लिए लोगों को सज़ा सुना सकती हैं। ऐसे ही जुडिशरी के बहुत सारे काम हैं जिनको बहुत मोटे तौर पे डिवाइड किया गया है, नीचे दिया गया है क्या 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 डिवाइडेशन किया गया है। जैसे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मीन्स विवादों का निपटारा, रिजोल्यूशन मीन्स निपटारा करना। द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन 2 स्टेट्स गवर्नमेंट एंड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। मतलब जो जुडिशरी सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच, 2 स्टेट्स की गवर्नमेंट के बीच या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच होने वाले किसी भी तरीके के विवाद को सॉल्व करती हैं। जुडिशियल रिव्यू मतलब अपनी जो फैसला देती हैं उसका रिव्यू मीन्स दोबारा से निरीक्षण करना। एज द फाइनल interpreter of the Constitution, the judiciary also has the power to strike down particular law passed by the Parliament if it believes that these are a violation of the basic structure of the Constitution. This is called judicial review. दिया है सब मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक्सप्लेनेशन का या इंटरप्रेटर मीन्स हो गया व्याख्या करना, उसको डिटेल में बताना कि जो व्याख्या है उसका अधिकार मेन रूप से जुडिशरी के पास होता है, न्यायालय के पास ही होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि न्यायपालिका को अगर लगता है कि हमारी पार्लियामेंट के थ्रू जो लॉ पास किया गया है वो कानून के किसी भी रूल का मतलब वो संविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे संविधान के किसी भी रूल का वायलेशन कर रहा है, मतलब संसद ने कोई ऐसा कानून पास कर दिया है जो हमारे संविधान के रूल्स का उल्लंघन कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो हमारी जुडिशरी है वो उस कानून को रद्द कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। और इसी को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। मतलब जितने भी तरीके के नियम कानून बन रहे हैं, फैसले हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों की भी देखभाल करती है। अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, और साथ ही में कानून की रक्षा करना और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी लागू करवाना। दिया एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इफ़ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट हैव बीन वायलेटेड। अगर किसी भी व्यक्ति को ये लगता है कि उसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन द क्लास 7th बुक you read about Hakim Sheikh, an agricultural laborer who fell from the running train and injured himself and whose condition got worse because several hospitals refused to admit him। और आपने क्लास 7th की बुक में पढ़ा भी था हाकिम शेख के बारे में, जो कि एक खेतीहर के मजदूर थे, एग्रीकल्चर लेबर थे, और वो चलती ट्रेन से गिर के घायल हो गए थे उसका, और बहुत सारे अस्पतालों ने उनका इलाज करने से मना कर दिया था, जिससे उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। On hearing his case, the Supreme Court ruled that Article 21, which provides every citizen the fundamental right to life, also include the right to health। और इसी से रिलेटेड सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में, जो कि हमें जीवन जीने का और स्वस्थ रहने का अधिकार देता है, का मौलिक अधिकार देता है, उससे रिलेटेड एक फैसला सुनाया था। इट देयरफॉर डायरेक्टेड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू पे हिम कंपेंसेशन फॉर द लॉस सफर्ड एज वेल एज टू कम अप विद अ ब्लूप्रिंट फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996।
इट देयर फॉर मतलब उसमें न्यायालय ने ये कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया था कि वो अस्पतालों में लापरवाही के कारण जो हाकिम शेख का नुकसान हुआ है उसके लिए कंपनसेशन मीन्स मुआवजा दे, और सरकार को ये भी आदेश दिया था कि प्राथमिक स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है उसकी एक निश्चित ब्लूप्रिंट मतलब एक रूपरेखा तैयार करे कि हमें किस तरीके से हमारे यहाँ के हॉस्पिटल्स और चीज़ें काम करेंगी, और उसमें इमरजेंसी सेवाओं के लिए वाले रोगियों को विशेष स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। ये कहाँ के पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के वर्सेस जो वेस्ट बंगाल की के लिए ये फैसला सुनाया गया था। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट की पिक्चर है। द एवर फोटो शोज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिखाती है। द सुप्रीम कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950, द डे इंडिया बिकम अ रिपब्लिक। जिस दिन इंडिया रिपब्लिक हुआ था उसी दिन इसको इस्टेब्लिश किया गया था। लाइक इट्स प्रेडिसेसर द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, इट वॉज अर्लियर लोकेटेड इन द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इन द पार्लियामेंट हाउस। और ये पहले जो थी प्रेडिसेसर मीन्स पहले के समय में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की तरह काम करती थी, और ये हमारे पार्लियामेंट हाउस के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में बनी हुई थी। इट मूव्ड टू इट्स प्रेजेंट बिल्डिंग ऑन मथुरा रोड इन न्यू दिल्ली इन 1958, जो कि बिल्डिंग जो थी वो मथुरा रोड न्यू दिल्ली में 1958 में बनी थी से ट्रांसफ़र की गई है। मतलब 1958 में मतलब यहाँ पे ये ट्रांसफ़र की गई है जहाँ पे प्रेजेंट टाइम है मथुरा रोड न्यू दिल्ली में। अब आगे दिया है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल बिलो। टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट एग्जाम्पल मतलब जो इस टाइप के झगड़े हैं उनको वो कौन क्या सॉल्व करेगा उस टाइप के। देयर डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, तो सेंट्रल और स्टेट के बीच के झगड़ों को कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट। डिस्प्यूट बिटवीन टू सिटीजन्स, तो ये नॉर्मल कोई भी कोर्ट कर सकती है। लॉ डेट आर इनवायलेटेड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई लॉ वायलेशन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट या और हाई कोर्ट भी कर सकती है। व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी? इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है? तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इमेजिन अ सिचुएशन इन विच अ पावरफुल पॉलिटिशियन हैज़ इंक्रोच्ड अ लॉन्ग लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली। अगर आपको ये सोचें कि अगर कोई पावरफुल नेता है जो आपकी ज़मीन पे ज़बरदस्ती, आपकी फैमिली की ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा कर लेता है, विद इन दिस जुडिशल सिस्टम द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस अ जज फ्रॉम हिज ऑफिस। तो आप ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहाँ मतलब नेता इतने पावरफुल हैं कि वो किसी भी हमारे जज को भी उसके पद से हटा सकते हैं या फिर उसका ट्रांसफ़र करवा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? व्हेन यू टेक दिस केस टू कोर्ट द जज इज़ क्लियरली पार्टियल टू द पॉलिटिशियन, और ऐसी स्थिति में जज भी डर के कारण अपना पूरा पक्ष जो है वो नेता की तरफ ही दिखाएगा, मतलब उसके ही पक्ष लेगा। कभी कभी आप लोग सीरियल्स देखते हैं या मूवीज़ देखते हैं पुरानी कि कुछ नेता या कहीं पे ऐसी दबंगई होती है कि उस सिचुएशन में बड़े बड़े अधिकारी और वो लोग भी गांव के लोगों की ही बात मानते हैं, पीड़ित की सुनते ही नहीं। कहीं कहीं पे देखो पंचायतों का फैसला चलता है, अगर पंचायत ने कोई गलत कानून के अकॉर्डिंग, पुरानी प्रथाओं के अकॉर्डिंग कोई गलत फैसला सुना दिया और अगर आदमी दबता रहा, उसने आवाज़ नहीं उठाई, तब तो ठीक है। अगर किसी ने आवाज़ उठा दी कि हम कोर्ट कचहरी जाएंगे, पुलिस तक जाएंगे, और वहाँ पर पता चला पुलिस को भी वो गांव के जो प्रधान हैं और ज़मींदार हैं वो लोग अपने हिसाब से चला रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या दिखाते हैं सीरियल में कि वो लोग पुलिस के पास जाते हैं और वो लोग पुलिस को भी अपनी तरफ मोड़े रहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बताई जा रही है। दिया है कि द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड्स ओवर द जज डज नॉट अलाउ फॉर द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। मतलब जो नेता है वो जज के ऊपर इतना कंट्रोल करके रखता है कि जज जो है वो कोई भी निश्चित रूप से इंडिपेंडेंट डिसीजन, मतलब अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकता है। दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस वुड फोर्स द जज टू मेक ऑल जजमेंट इन फेवर ऑफ द पॉलिटिशियन। और ऐसी सिचुएशन
में जो जज है वो मजबूर हो जाता है और ऐसे मजबूर होकर वो पॉलिटिशियन के फेवर में ही अपना फैसला सुनाता है। Although we often hear of rich and powerful people in India trying to influence the judicial process, the Indian Constitution protests against this kind of situation by providing for the independence of the judiciary। और इसीलिए हमारे मतलब जो हमने बहुत सारे ऐसे किस्से सुनते हैं कि जितने भी रिच या पावरफुल लोग हैं वो हमारी ऐसी ही जुडिशियल प्रोसेस को अपना इंटरफेयर करने के लिए इफ़ेक्टेड करने की बहुत सारी कोशिश करते हैं। और लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ऐसी इंटरफेरेंस को रोकने के लिए हमारे जो कोर्ट्स के फैसले हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए ऐसी कई सारी चीज़ें बनाई हैं कि हमारे यहाँ की जो जुडिशरी है उसको पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रखा है कि वो अपने फैसले ले सकती है। देयर डू यू थिंक दैट एनी ऑर्डिनरी सिटीजन स्टैंड अ चेंज अगेंस्ट अ पॉलिटिशियन इन द काइंड ऑफ जुडिशल सिस्टम, वाई नॉट? क्या आपको लगता है कि इस तरीके की न्याय व्यवस्था में एक आम नागरिक किसी नेता के खिलाफ मुकदमा जीत सकता है? अगर नहीं तो क्यों? तो बिल्कुल नहीं जीत सकता है, क्योंकि जब जज को ही फैसला सुनाना और जज ही उसके पक्ष में है तो कहाँ से जीत पाएगा? यही रीज़न है, क्योंकि और नेता उसके ऊपर दबाव डाले हुए या तो उसका ट्रांसफ़र करवा देगा और या फिर उस कंडीशन में उसको उसकी नौकरी भी हटवा सकता है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि जुडिशरी जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। दिया है वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इन द सेपरेशन ऑफ पावर, दिस एज यू रीड इन चैप्टर 1 इज़ अ की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारी जो इंडिपेंडेंस है उसका जो पहला एस्पेक्ट है, पक्ष है, वो है शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर, कि किसके पास क्या क्या पावर्स हैं। जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ऑफ द की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, व्हाट दिस मीन्स हेयर इज दैट अदर ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, द लेजिस्लेटर एंड द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द जुडिशरी। कि गवर्नमेंट का कोई भी ब्रांच हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव हो, वो जुडिशरी के काम को इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं। द कोर्ट are not under the government and do not act on their बिलीफ। कोर्ट किसी भी सरकार के अंडर में काम नहीं करेंगी और ना ही वे सरकार की ओर से काम करेंगे। मतलब वो सरकार की तरफ से नहीं, वो अपना बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कोई भी डिसीजन ले सकती हैं, कोई भी काम कर सकती है। तभी उनको पूरा हक है कि अगर ऐसा ना होता तो फिर जो पार्लियामेंट से गलत कानून पास हो जाए तो कोर्ट कुछ कर ही ना पाए। लेकिन कोर्ट को क्या कहा गया है कि उसकी सुरक्षा का पूरा दायित्व दिया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेगी। तो अगर कोई भी गलत लॉ अगर पार्लियामेंट से पास होता है तो कोर्ट तुरंत उस लॉ के खिलाफ एक्शन लेती है। For the above separation of work, well, it is also crucial that also judges in the High Court as well as Supreme Court are appointed with very little interference from these other branches of the government। और इसी तरीके से ये जो सेपरेशन किया गया था पावर्स का, उसको अच्छे से बनाए रखने के लिए वो सेपरेशन अपना वर्क अच्छे से करता रहे। ये इम्पॉर्टेंट है कि जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं उनको अपॉइंट करने के लिए गवर्नमेंट का बहुत ही का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। और वंस अपॉइंटेड टू दिस ऑफिस इट इज़ आल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव अ जज। इसीलिए एक बार उनको अपॉइंट करने के बाद उनको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये दिया है कि इट इज़ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी दैट अलाउज द कोर्ट टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन इंश्योरिंग दैट देयर इज़ नो मिसयूज ऑफ पावर बाय द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। मतलब जो हमारी जुडिशरी है वो मतलब इंडिपेंडेंस होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ताकतवर भी होती है। इसमें कोई भी मतलब वो कोई भी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव को अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करने देती, उसके मिसयूज़ को भी रोक सकती है। It also play a crucial role in protecting the fundamental rights of citizens because anyone can approach the court if they believe that their rights have been violated। और ये साथ में हमारे फंडामेंटल राइट्स की भी रक्षा करती है। अगर किसी को लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो वो कोर्ट में जा सकता है। अब आगे स्ट्रक्चर दिया है, तो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया। इंडिया में कोर्ट्स का स्ट्रक्चर कैसा है दिया है। देयर आर 3 डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट इन आवर कंट्री। हमारे यहाँ
3 डिफरेंट लेवल पे कोर्ट्स होती हैं। देयर आर सेवरल कोर्ट्स एट द लोअर लेवल वाइल देयर इज़ ओनली वन एट द एपेक्स लेवल। यहाँ पे निचले मतलब लोअर लेवल पे बहुत सारी अदालतें होती हैं और जिसमें सबसे ऊपरी स्तर पे केवल एक ही अदालत होती है। एपेक्स लेवल मतलब सबसे ऊपर के स्तर पे। द कोर्ट दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट विद आर व्हाट आर कॉल्ड सब ऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और जिन अदालतों में लोग ज़्यादातर जाते रहते हैं अपने छोटे छोटे मैटर्स लेके, वो हमारी कौन सी होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल सकते हैं, या फिर हमारी जो तहसील की कोर्ट बोल सकते हैं, या सबऑर्डिनेट कोर्ट बोल सकते हैं, मतलब हमारे जो हमारे पास की जो है। These are usually at the district or तहसील level or in towns and they hear many kinds of cases। आमतौर पे ये ज़िले में या फिर तहसील के स्तर पे होती हैं जिसमें बहुत सारे मामलों की सुनवाई होती रहती है। Each state is divided into district that are presides over by a district judge। Each state has a high court which is the highest court of the state। मतलब ये हर ज़िले में हर ज़िला जो राज्य जो है वो ज़िलों में बटा होता है और हर ज़िले में एक न्यायाधीश होता है, जज होता है, और हर राज्य में एक हाई कोर्ट भी होता है जो कि राज्य की सबसे ऊंची कोर्ट होती है, हाईएस्ट कोर्ट होती है। एट द टॉप ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। और सबसे ऊपर जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट होती है जो न्यू दिल्ली में है। एंड इज प्रिसाइड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इसे जो है देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय का मुखिया भी बोलते हैं। द डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट इन इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो देश की सारी अदालतें मानने के लिए मजबूर होती हैं, उन सारी अदालतों को उसका फैसला मानना पड़ता है। नीचे दिया द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट फ्रॉम द लोअर to the highest level in such that it resembles a pyramid। नीचे जो अदालत किस टाइप से है, निचली अदालत से ऊपर वाली अदालत तक की संरचना को एक पिरामिड के तरह दिखाया गया है। हैविंग रीड द डिस्क्रिप्शन above you can fill out which types of court would exist at the what level in following diagram। और आप ऊपर इतना डिटेल में पढ़ चुके हैं कि इस डायग्राम में आप फिल कर सकते हैं कि किस लेवल पे कौन सी कोर्ट आएगी। तो आइए हम लोग फिल करते हैं इस पिक्चर को। यहाँ पे जो आएगी वो हमारी कौन सी आएगी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जो आएगी हमारी हो जाएगी हाई कोर्ट। और ये जो हो जाएगी लोअर लेवल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाएगी। जो कि हमारी बोल सकते हैं लोअर लेवल वाली ये हमारी कोर्ट्स हो जाएंगी, क्योंकि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है वो सबसे निचली अदालत होती है, लोअर लेवल की होती है, हम लोगों ने पढ़ा था। और स्टेट में उससे ऊपर जो हाईएस्ट कोर्ट होती है वो हाई कोर्ट होती है, लेकिन हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट का ही, पूरी कंट्री की सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सी होती है, सुप्रीम कोर्ट। इसलिए हम लोग इसको देखेंगे। सो आगे देखते हैं। एक ये पिक्चर बनी हुई है हाई कोर्ट ऑफ मद्रास की, दिया है हाई कोर्ट वर फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन 3 प्रेसिडेंसी सिटीज़ ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1862। 1862 में सबसे पहले हाई कोर्ट जो थी वो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे 3 प्रेसिडेंसीज़ में इस्टेब्लिश की गई थी। द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली कम अप इन 1966 और 1966 में दिल्ली की हाई कोर्ट बनी थी। करेंटली देयर आर 24 हाई कोर्ट्स और इस टाइम पे हमारी कंट्री में 24 हाई कोर्ट्स हैं। वाइल मैनी स्टेट्स हैव देयर own high courts, Punjab and Haryana share a common high court at Chandigarh, and northeastern state of Assam, Nagaland, Mizoram, Arunachal Pradesh have a common high court at Guwahati। मतलब ऐसे कई सारे स्टेट्स हैं जो अपनी साझा करके साझेदारी में हाई कोर्ट्स का यूज़ कर रहे हैं। जैसे पंजाब और हरियाणा एक ही हाई कोर्ट से काम चला रहा है जो चंडीगढ़ में है। उधर नॉर्थ में 4 स्टेट हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, वो चारों स्टेट एक से काम चला रहे हैं। तो मतलब 3 यहाँ कम हुई, 1 वहाँ कम हुई, 4
कम हो गई तो हमारे 28 स्टेट्स में से 4 कम हो गए, 24 बच गई। इसे जो कि अरुणाचल प्रदेश सारे जो काम चला रहे हैं वो गुवाहाटी में है, और दिया है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना हैव अ कॉमन हाई कोर्ट एट हैदराबाद। मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी एक कॉमन चला रहे हैं हैदराबाद में। फिर दिया है सम हाई कोर्ट हैव बेंचेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट फॉर ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उन तक पहुंचने के लिए कुछ न्यायालय हैं वो राज्य के अलग अलग हिस्सों में इनकी ब्रांचेस भी बनी हुई हैं कि लोग आराम से पहुंच सके, अपने फैसलों का दूर दूर ना जाना पड़े, उसके लिए उनको ब्रांच बना दी गई हैं, उस अकॉर्डिंग भी लोग पहुंच जाते हैं। दिया है आर दी सिस्टम डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट कनेक्टेड टू ईच अदर। क्या डिफरेंट लेवल की कोर्ट एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? यस दे आर। इन इंडिया वी हैव एन integrated judicial system, meaning that the decision made by higher court are binding on the lower court। जी हाँ, हमारे पास जो जुडिशल सिस्टम है वो कैसा है? इंटीग्रेटेड है, मतलब एकीकृत है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि ऊपर की जितनी भी अदालतें हैं वो अपना कोई भी फैसला नीचे की अदालतों को मानना पड़ता है। Another way to understand this integration is through that the appellate system that exists in India। और इस एकीकरण के सिस्टम को समझने के लिए अपील की व्यवस्था की गई। अपेल्ट मीन्स अपील करना, कहते नहीं कि अपने मामले की अपील करो, वही चीज़। दिस मीन्स दैट अ पर्सन कैन अपील टू अ हायर कोर्ट इफ़ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास्ड बाय द लोअर कोर्ट इज़ नॉट जस्ट। कि मतलब अपील करने का मतलब है कि अगर एक जगह के फैसले से आप संतुष्ट नहीं हो, सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप अपनी दूसरी कोर्ट में उसी केस को आगे बढ़ा सकते हो। तो वही चीज़ दी है कि अगर कोई भी पर्सन को लगता है कि लोअर कोर्ट से जो फैसला उसको सुनाया गया है वो सही नहीं है तो अपने हायर कोर्ट में अपील कर सकता है। Let us understand what I mean by the appeal system by tracking a case। हम इस अपील के सिस्टम को समझने के लिए एक केस को पढ़ेंगे कि दिया है स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर 1985 फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। मतलब दिल्ली प्रशासन का है ये, लक्ष्मण कुमार के खिलाफ दिल्ली की लोअर कोर्ट का फैसला आया था जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा गया था। दिया है इन फरवरी 1980 लक्ष्मण कुमार मैरिड 20 years old Sudha Goyal and they lived in a flat in Delhi, the Lakshman's brother and their families। 1980 में जो सुधा गोयल थी 20 years की, उसकी मैरिज की गई थी लक्ष्मण कुमार के साथ, और वो दिल्ली के एक फ्लैट में लक्ष्मण की फैमिली और उसके भाइयों के साथ रहती थी। ऑन 2 दिसंबर 1980, मतलब फरवरी में शादी होती है और 2 दिसंबर 1980 की बात है, सुधा डेड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न। और सुधा की मौत हो जाती है एक अस्पताल में क्योंकि वो जल गई थी। हर फैमिली फिल्ड अ केस इन कोर्ट। उसकी फैमिली कोर्ट में केस कर देती है। व्हेन दिस केस वाज हर्ड इन द ट्रायल कोर्ट 4 ऑफ हर नेबर्स वर कॉल्ड इन एज विटनेस। और ट्रायल कोर्ट मतलब निचली अदालत में ये मुकदमा चलता है, उसके 4 पड़ोसियों को गवाही के तौर पे रखा जाता है, गवाह बना के। दे स्टेटेड दैट ऑन द नाइट ऑफ December 1 दे हैड हर्ड सुधा स्क्रीम एंड हैड फोर्स्ड देयर वे इनटू लक्ष्मण's फ्लैट। जिन्होंने अपने बयान दिए थे कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी। स्क्रीम मीन्स चीख सुनना, और मामला था कि वो लोग ज़बरदस्ती बहुत फोर्स के साथ लक्ष्मण के घर में घुसे थे। देयर दे सॉ सुधा स्टैंडिंग विद हर साड़ी इन फ्लेम, जहाँ पे सुधा खड़ी हुई थी और उसकी साड़ी से आग की लपटें उठ रही थी। दे एक्सटिंग्विश द फायर बाय रैपिंग सुधा इन अ गनी बैग एंड अ ब्लैंकेट। और उन लोगों ने बोरे से और कंबल से उसको लपेट के सुधा से और उसकी आग को बुझाया था। सुधा टोल्ड देम दैट हर मदर इन लॉ शकुंतला हैड poured kerosene oil on her and that her husband लक्ष्मण had lit the fire। और सुधा ने बताया था कि उसकी जो सास शकुंतला थी उन्होंने उसके ऊपर केरोसिन ऑयल डाला था और उसके हस्बैंड ने उसके ऊपर आग लगाई थी। ड्यूरिंग द ट्रायल member of Sudha's family and a neighbor state that Sudha has been subjected to torture by her
in-laws that they were demanding more cash, a scooter and a fridge on the birth of first child। मतलब जो मुकदमे के टाइम पे सुधा के घर वालों और पड़ोसियों ने कहा था कि सुधा के जितने भी ससुराल वाले थे वो उसको परेशान करते थे और ये डिमांड करते थे कि फर्स्ट बेबी की बर्थ पे एक बहुत ज़्यादा हमें कैश चाहिए और स्कूटर और फ्रिज चाहिए। एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस, लक्ष्मण एंड हिज मदर स्टेट दैट सुधा साड़ी हैड एक्सीडेंटली कॉट फायर व्हाइल शी वाज हीटिंग मिल्क। और इस पक्ष में बचाव के लिए लक्ष्मण और उसकी माँ ने ये कहा कि सुधा उस टाइम आग लग गई जब वो दूध गर्म कर रही थी। On the basis of this and other evidence, the trial court convicted Lakshman, his mother Sakuntala, and his brother-in-law Subhash Chandra and sentenced all three of them to death। और निचली अदालत ने जब ये फैसला सुनाया तो उसने सारे सबूतों को ध्यान में देते हुए कहा कि उसकी जो माँ थी शकुंतला, लक्ष्मण और उसकी माँ शकुंतला और उसके भाई मतलब सुधा के जो जेठ थे सुभाष चंद्र, उन तीनों को दोषी बताया और तीनों को मौत की सज़ा सुना दी। इन नवंबर 1983 द थ्री एक्यूज्ड वेंट टू द हाई कोर्ट टू अपील अगेंस्ट द वर्डिक्ट टू द ट्रायल कोर्ट। और तीनों नवंबर 1983 में अपने फैसले के खिलाफ इस फैसले के खिलाफ उन्होंने उच्च हाई कोर्ट में अपनी अपील लगाई। द हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग द आर्गूमेंट्स ऑफ ऑल लॉयर्स डिसाइडेड द सुधा हैड डाइड ड्यू टू एन एक्सीडेंटल फायर कॉज्ड बाय द केरोसिन स्टोव। और जो हाई कोर्ट था उसने फैसला सुनाया कि सुधा की जो डेथ हुई थी वो स्टोव से जलने के कारण हुई थी। स्टोव मिट्टी के केरोसिन ऑयल से हुई थी जो कि एक एक्सीडेंट था। और लक्ष्मण, शकुंतला एंड सुभाष चंद्र वर एक्विटेड मीन्स बरी कर देना, एक्विटेड मीन्स बरी कर देना। और लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया गया, मतलब इस कि वो दोषी नहीं है, उनको फ्री कर देना। यू रिमेंबर द फोटो ऐसे ऑन द वुमेंस मूवमेंट इन क्लास 7th बुक। और आपको अगर याद हो कि आपने एक फ़ोटो देखी थी फोटो ऐसे से रिलेटेड जिसमें वुमेन मूवमेंट के बारे में बताया गया था। यू रीड अबाउट हाउ इन द 1980 वुमेंस ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डाउरी डेथ्स। और उसमें भी ये दिखाया गया था कि 1980 के टाइम पे हमारे पूरी कंट्री में किस तरीके से ये डाउरी मतलब दहेज से होने वाली हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही थी। दे प्रोटेस्टेड against the failure of court to bring these cases to justice। और वो लोग इस बात से दुखी थी, मतलब जितने भी लोग आवाज़ उठा रहे थे कि अक्सर घटना में दोषियों को सही तरीके से दंड नहीं मिल पाता है। द above high court judgment deeply troubled women and they held demonstration and filed a separate appeal against this high court decision in the Supreme Court, the Indian Federation of Women Lawyers। और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के ऐसे फैसले ने ऐसी बहुत सारी जागरूक महिलाओं को परेशान कर रखा था, जिसमें कई जगह उन्होंने धरना भी दिया और या हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। और ये अपील जो थी वो इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स की तरफ से दायर की गई थी। In 1985, the Supreme Court heard this appeal against the acquittal of Lakshman and the two members of his family। और 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण और उसकी माँ की बरी करने के खिलाफ अपनी अपील में सुनवाई शुरू की। The Supreme Court heard the argument of the lawyers and reached a decision that was different from that of the High Court। और सुप्रीम कोर्ट ने जब बहुत सारे आर्गूमेंट सुने, तर्कों को सुना, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि जो हाई कोर्ट का फैसला था उससे बिल्कुल अलग था। दे फाउंड लक्ष्मण एंड हर मदर गिल्टी बट एक्विटेड द ब्रदर इन लॉ सुभाष। उन्होंने लक्ष्मण उसकी माँ को तो दोषी पाया लेकिन उसके जेठ को इन आरोपों से बरी रखा। बिकॉज दे डिड नॉट हैव एनफ एविडेंस अगेंस्ट हिम, क्योंकि कोर्ट के पास उसके खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं थे। द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड टू सेंड एक्यूज टू प्रिजन फॉर लाइफ। और उम्र कैद की सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों को सुना दिया है। द सबऑर्डिनेट कोर्ट इज़ मोर कॉमनली नोन बाई मैनी डिफरेंट नेम्स। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है उसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दीज इंक्लूड द ट्रायल कोर्ट और द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, द एडिशनल सेशन जज, चीफ
जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट, सिविल जज, जैसे कि ट्रायल कोर्ट के नाम से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से, हम बोल सकते हैं एडिशनल सेशन जज के नाम से, या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नाम से, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज के नाम से, बहुत सारे नामों से। अलॉन्ग इन दिस फोटोग्राफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन रायपुर छत्तीसगढ़, और ये जो फोटोग्राफ है ये हमारी रायपुर के छत्तीसगढ़ के कोर्ट की फोटोग्राफ है। इसके साथ ही हम अपने इस वीडियो को यहीं से एंड करते हैं। आगे का पार्ट जो है व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द लीगल सिस्टम की जो अलग अलग ब्रांच है उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।